Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about Brevis Lattice. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेविस लैटिस के बारे में, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है। और दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और ब्रेविस लैटिस हर बार आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखिए, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेविस लैटिस काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या हमें हेडिंग डालनी होती है, क्रिस्टल। तो दोस्तों देखिए, क्रिस्टल क्या होता है, काफ़ी कुछ होता है इसमें, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप रजिस्टर को देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है क्रिस्टल के एटम का पीरियोडिक अरेंजमेंट लैटिस कहलाता है। जब किसी प्लेन में स्थिर किसी पॉइंट के चारों ओर का एनवायरनमेंट उस प्लेन में स्थिर किसी अन्य पॉइंट को चारों ओर के एनवायरनमेंट की ओर होता है, तो उस प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं। दोस्तों कुछ स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप सही कर लें, ठीक है। लैटिस ये डबल टी आएगा यहाँ पे। प्लेन कहते हैं, माना 2 डायमेंशनल में 2 प्लेन ओ ए एंड ओ बी हैं, यानी कि इसका जो डायग्राम है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये है ओ ए और ओ बी, अगले पेज पर है, बाद में बताएंगे। तो कहाँ पे चल रहे थे हम कि ओ ए एंड ओ बी है। माना ओ ए एंड ओ बी के अलोंग 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस एम कॉमा बी है। यदि किसी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन माने तो अन्य लैटिस पॉइंट की पोजीशन निम्न प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके आगे देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका, T is equal to N1A plus N2V, where N1 is equal to is the number of point along O axis, ठीक है, O axis, N2 is equal to is the number of point along OB axis, ठीक है। जो N2 है वो OB axis के along है, और जो N1 है वो OA axis के along है। यदि प्लेन लैटिस को 3 डायमेंशनल में लैटिस कर दे, तब जो लैटिस बनते हैं उन्हें स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए इसके आगे क्या है, स्पेस में स्थित अनंत इन्फिनिटी पॉइंट का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें स्थित किसी पॉइंट के चारों ओर का एनवायरनमेंट उस स्पेस में स्थित अन्य पॉइंट के चारों ओर के एनवायरनमेंट के सेम होता है, स्पेस लैटिस कहलाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट को ट्रांसलेटरी वेक्टर टी के द्वारा निम्न प्रकार रिप्लेस कर सकते हैं। T is equal to N1 A vector plus N2 V vector plus N3 C vector, where A vector, V vector, C vector are primitive। तो इसमें दोस्तों ये एक आपका क्रिस्टल है, और इसमें ये लैटिस पॉइंट है। तो पहले बताया था ना, ओ ए के बीच में डिस्टेंस m है, ओ ए बी के बीच में डिस्टेंस m है, इसके बीच में डिस्टेंस m और इनके बीच में डिस्टेंस v है। और फिर उसके बाद बताया था कि N1 ओ ए एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और N2 ओ बी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। उसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग आती है आपकी यूनिट सेल, वो उसी के अंदर चल रहा है अभी, ब्रेविस लैटिस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यूनिट सेल इसमें भी काफ़ी ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए थ्योरी लिखी गई है इस क्यूब की, तो वो आप नोट कर लें इसको। देखिए लिखा है, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पोर्शन होता है, दैट शो द 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मतलब इसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में। उसके बाद एक क्रिस्टल लैटिस कैन बी थॉट ऑफ एज द सेम यूनिट सेल रिपीटेड ओवर इन 3 डायमेंशंस, मतलब 3 डायमेंशंस में इसको रिपीट किया गया है। वो द फिगर बिलो इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ऑफ ए यूनिट सेल टू द एंटायर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद में आपका एक डायग्राम होता है, उसके बाद होती है हेडिंग आपकी टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए इसमें क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल CSCl इज इक्वल टू V इज इक्वल टू C इक्वल टू 4.11 एंगस्ट्रॉम,
ABC की वैल्यू 4.11 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, पूछ लेगा आपको सिंपल क्यूबिक सेल में ABC की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है 4.11 एंगस्ट्रॉम। अल्फा बीटा गामा यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो जैसे अल्फा बीटा गामा ये जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं। उसके बाद इसका जो डायग्राम होता है दोस्तों सिंपल क्यूबिक सेल का, वो कुछ ये होता है। ठीक है ना, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है ना, वही बात इसमें बताई गई है। ये सिंपल क्यूबिक सेल है। अगली हेडिंग होती है दोस्तों बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के सेंटर पर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि प्रत्येक कॉर्नर पर, ठीक है ना, प्रत्येक जी कॉर्नर जो है इन पर प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त लैटिस यानी कि एक सेंटर पर भी एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो अल्फा एफ ही होता है, और पीछे वाले का जो एग्जाम्पल होता है सिंपल वाले का वो CSCl होता है। तो इसमें जो ABC की वैल्यू होती है वो 2.86 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में ABC की वैल्यू कितनी है, तो कैसे भी करके आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि 2.86 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल होता है। इसमें वही बात, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ इसमें प्रत्येक कॉर्नर के अलावा मतलब सेंटर पर भी, ठीक है, किस पर, सेंटर पर यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दोस्तों देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या है, इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसमें यह बता रहा है कि प्रत्येक कॉर्नर, ये जितने भी कॉर्नर है ना, इन प्रत्येक कॉर्नर के अलावा एक एक फेस पर भी एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। मतलब प्रत्येक फेस पर, इसकी कितनी फेस होंगी, एक फेस तो दोस्तों नीचे की ओर होगी, ठीक है, जो नीचे की ओर फेस होगी। एक फेस ये ऊपर वाली है, और ये एक साइड वाली, एक उस साइड वाली, एक इस साइड वाली और एक उस साइड वाली जो इधर से इसके पीछे होगी, ठीक है, इसके पीछे। तो इसकी टोटल कितनी फेज हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 फेज हैं। ठीक है, तो इस फेज पे पॉइंट ये है, इस फेज का पॉइंट ये, इस फेज का पॉइंट ये, नीचे वाली फेज का पॉइंट ये, उल्ली वाली फेज का पॉइंट ये, और परली वाली फेज का पॉइंट ये है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए क्या होता है, इसका एग्जाम्पल NaCl होता है। और इसमें क्या है ना, ABC की जो वैल्यू होती है वो 5.63 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 5.63 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसमें प्रत्येक कॉर्नर के अलावा ना प्रत्येक फेस पर भी एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और मतलब एंगल वही 90 डिग्री होता है, सब में सेम होता है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की। दोस्तों देखिए आगे हेडिंग लिखी है आपकी कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट सेल डिस्टेंस नियरेस्ट नंबर। ये लिखा डिस्टेंस नियरेस्ट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, नंबर 1 में हेडिंग है आपकी सिंपल क्यूबिक सेल। दोबारा वही चीज़ रिपीट करनी है हमें इसमें। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही बात बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल CSCl, पहले भी वही था। A इज इक्वल टू V इक्वल टू C इक्वल टू 4.11 एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में भी ये वैल्यू पूछ लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री एंगल होता है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन मतलब आगे की कैलकुलेशन करनी है, इसको पूरी डिटेल्स में समझना है। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसकी थ्योरी को समझिए ध्यान से। ये बता रहा है कि CS पॉजिटिव आयन यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक स्थित होता है। ठीक है, मतलब CS पॉजिटिव आयन यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर स्थित होता है। ठीक है, तथा Cl निगेटिव एंड सेंटर पर स्थित होता है, Cl निगेटिव सेंटर पर स्थित होता है। यह इस प्रकार अरेंज होते हैं कि एक यूनिट सेल का कॉर्नर दूसरे यूनिट सेल का सेंटर होता है। मतलब ये जो यूनिट सेल बनी आपकी एक ये वाली, ये जो यूनिट सेल बनी ये वाली, ठीक है, दोबारा देखिए ये वाली, इस वाली यूनिट सेल का जो एक कॉर्नर है ना ये वाला, ये दूसरी यूनिट सेल का मतलब सेंटर होता है। ये जो दूसरी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का क्या है, हाँ अब देखिए इसमें बता रहा है कि प्रत्येक
यूनिट का जो एक कॉर्नर होता है वो दूसरी यूनिट सेल का सेंटर होता है। जैसे ये जो आपकी एक यूनिट सेल है, ये है मतलब कहाँ ये लिखा है ना, देखिए यूनिट सेल का कॉर्नर दूसरी यूनिट सेल का सेंटर होता है। ये एक यूनिट सेल है, ये वाली ये यूनिट सेल है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो इस यूनिट सेल का ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर इस वाली यूनिट सेल का क्या है, सेंटर है। ये यूनिट सेल अलग बन रही है ना, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो क्यूब बन रहा है ये एक यूनिट सेल है अपने आप में। तो इस यूनिट सेल का ये जो सेंटर है ना, ये दूसरी यूनिट सेल का क्या है, कॉर्नर है, ठीक है। इसी प्रकार इस यूनिट सेल का ये वाला जो कॉर्नर है वो इस वाली यूनिट सेल का क्या है, सेंटर है। तो इसमें वही बात बताएगी है कि एक यूनिट सेल का कॉर्नर दूसरी यूनिट सेल का सेंटर होता है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट सेल प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है, अतः इसके कॉर्नर पर स्थित एटम 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है तथा एटम का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। अतः सिंपल क्यूबिक सेल 8 कॉर्नर स्थित हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर स्थित हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर स्थित हैं, वही इसमें बात बताई गई है। लैटिस पॉइंट द्वारा कंटिन्यूस इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। हाँ देखिए इसमें क्या बताया, अतः सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर स्थित हैं। लैटिस पॉइंट द्वारा कंटिन्यूस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके आगे की थ्योरी क्या है, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे की क्या है इसका फंडामेंटल्स। देखिए अतः प्रत्येक यूनिट सेल में, मतलब जितनी भी यूनिट सेल है, प्रत्येक हर एक यूनिट सेल में एक CS प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक CS प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेल में दूसरे प्रकार का एटम Cl निगेटिव आयन इसके सेंटर पर स्थित होता है, ठीक है। अतः सिंपल क्यूबिक सेल, SCC का मतलब है सिंपल क्यूबिक सेल, कि प्रत्येक यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल CaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल लैटिस में यूनिट सेल के कॉर्नर पर स्थित एटम को ओरिजिन कंसीडर करें, ठीक है। किसको, मतलब प्रत्येक एटम को अगर ओरिजिन कंसीडर करें तथा उससे P पास होने वाले लाइन को XYZ एक्सिस कंसीडर करें तो नियरेस्ट नेबर के पोजीशन वेक्टर निम्न होंगे। तब उसके पोजीशन वेक्टर होंगे ±AI, ±AJ, ±AK। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ नियरेस्ट नेबर, यानी कि नियरेस्ट नेबर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो A, 0 0 -A, ये लिखा -A, (0 0 0 0, A, 0 0 0 -A, 0 0 A, ठीक है, 0 0 -A। ये आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, नियरेस्ट नेबर के, ठीक है। अगली लाइन में होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब ये बराबर नहीं है, ये मतलब एक ही चीज़ लिख लो आप। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ये नंबर डबल लिखा है तो इसको काटना सही था। ये लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, यानी कि नियरेस्ट नेबर के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6। यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, यानी कि नियरेस्ट नेबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है A। कितनी होती है, A, ठीक है। अब उसका निकालते हैं हम दोस्तों पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन को ध्यान से समझना है आप। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई R एटम, मतलब प्रत्येक एटम का वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि सेल का वॉल्यूम आयतन, ठीक है। तो लेट R विद द रेडियस ऑफ एटम, हमने माना है कि R जो है एटम की रेडियस है, यानी कि परमाणु की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि एटम परमाणु का क्या आयतन, 4π3πr3, और वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का वॉल्यूम जो है AQ है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे, वो लगाया जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3πr3 अपॉन में AQ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4π3 इंटू πr3 ऊपर रहेगा, और जो AQ है ना, मतलब वो पलट के यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो AQ,
अब 2r इज इक्वल टू ए, यानी कि रेडियस जो होती है व्यास, यानी कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या ना व्यास की आधी होती है, समझ रहे हैं ना आप। ए यहाँ पे क्या है, व्यास है, तो 2r इज इक्वल टू ए इक्वल टू 2r, ठीक है। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन में 8r क्यू, यानी कि इसकी जगह क्या रख देंगे 2r, ए क्यूब की जगह 2r रख देंगे, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब। इस हिसाब से 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई अपॉन 6। पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल गया, पाई अपॉन 6। दोस्तों ये ना एक देखिए शॉर्ट तरीका होता है इसको याद करने का, एक छोटी सी लिखा होता है एक छोटे से कोने में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस वगैरह क्या कितनी होती है, तो वो आपको एक छोटी सी ये चीज़ याद रखनी है, ये जो लिखा है ये आपको याद रखना है। देखिए अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल CSCl लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, उसमें एग्जाम्पल क्या लेते हैं CSCl। अब देखिए उसके बाद अगर बात करें बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल की तो उसमें एग्जाम्पल अल्फा Fe लेते हैं। अगर बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की तो उसमें एग्जाम्पल NaCl लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किसकी, कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है ना दोस्तों। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। उसके बाद बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एटॉमिक कंफ्यूजन हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्यूबिक सेल में मतलब नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस a होती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में डिस्टेंस a√3/2 होती है। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में डिस्टेंस a/√2 होती है। अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, तो दोस्तों सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है वो पाई/6 निकल के आता है, अभी जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद अगला जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा वो √3/8, ये √3/8 इंटू पाई ये निकल के आएगा। उससे अगला फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन पाई/3√2 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से आप एक छोटी सी चीज़ को इसको याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद रह सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या है, देखिए इसकी थ्योरी वही सेम जो पहले हम पढ़ चुके हैं। इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के सेंटर पर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा Fe, मैंने वही बताया शॉर्ट ट्रिक में जो कोने में लिखा था छोटा सा। और इसमें ABC की वैल्यू 2.86 एंगस्ट्रॉम होती है, ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है। अल्फा बीटा गामा की एंगल कितना होता है 90 डिग्री। प्रत्येक मतलब कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट के अलावा उसके सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। अब इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन इसको और ज़्यादा डिफाइन जो डेफिनेशन जो है वो ये है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक यूनिट सेल प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है, समझ रहे हैं आप बात को। ये बता रहा है प्रत्येक यूनिट सेल प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है, ठीक है। अतः इसके कॉर्नर पर स्थित एटम में 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है, मतलब इसके जो सेंटर पर एक पॉइंट प्रेजेंट होता है वो 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है, उसके और पास कितने 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। अतः प्रत्येक एटम का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। अतः बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर स्थित हैं तथा एक सेंटर पर भी है, तब लैटिस पॉइंट द्वारा कंटिन्यूअस 1/8 इंटू 8+1 यानी कि 8 पॉइंट तो क्या है ना, मतलब 8 पॉइंट क्या है प्रत्येक कॉर्नर पर स्थित हैं, ठीक है ना। और इंटू 8 यानी कि 8 जो है ना कॉर्नर पर स्थित है और केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा प्रत्येक एटम का। तो 1/8 इंटू 8+1 एक पॉइंट क्या सेंटर पर भी प्रेजेंट है, तो +1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अतः बॉडी सेंटर्ड यानी कि VCC का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में प्रत्येक यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के सेंटर पर स्थित एटम को यदि ओरिजिन को एंटायर सेंटर कंसीडर करें तो नियरेस्ट नेबर के पोजीशन वेक्टर निम्न होंगे, ठीक है। इसके जब फिर पोजीशन वेक्टर क्या होंगे दोस्तों, वो ये होंगे +-AI/2 +-AJ/2 +-AY2 इंटू K, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की।
तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ नियरेस्ट नेबर, यानी कि नियरेस्ट नेबर के कोऑर्डिनेट्स a/2 a/2 a/2, अगले स्टेप में -a/2 a/2 a/2, अगले उसमें a/2 -a/2 a/2, अगले में a/2 a/2 -a/2 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 a/2 -a/2 a/2 -a/2 a/2 -a/2 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 ठीक है। ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि नियरेस्ट नेबर के, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के नियरेस्ट नेबर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगली बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं मैंने आपको बताया था कि 8 होता है। कितना होते हैं, 8। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इक्वल टू a√3/2, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपको एक छोटी से उसमें मैंने समझाई थी, वही हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके पैकिंग फ्रैक्शन की। तो दोस्तों ये रहा आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लेट आर विद द रेडियस ऑफ ईच एटम। मतलब आर क्या है, प्रत्येक एटम की रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ आर एटम इक्वल टू 4/3 πr3, वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का जो वॉल्यूम है वो a³ है, और एटम प्रत्येक एटम का जो वॉल्यूम है वो 4π3r³ ये होता है। अब उसके बाद दोस्तों हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम, क्योंकि हम बॉडी सेंटर्ड के लिए निकाल रहे हैं ना। तो जब बॉडी सेंटर्ड के लिए निकाल रहे हैं भाई साहब, तो उसमें एक पॉइंट क्या है, बॉडी यानी कि सेंटर पर भी प्रेजेंट है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ आर एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। 2 इंटू 4π3r³ अब देखिए इन बीसीसी लैटिस के लिए क्या होगा, 4r इज इक्वल टू a√3। तो यहाँ से जो r की वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो निकलेगी r इक्वल टू a√3/4, ठीक है। तो अब r की वैल्यू पुट कर देंगे a√3/2, तो a√3/2 पुट करके और ये a से a काटने के बाद बाकी जो फाइनल पार्शियल पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा आपका, वो आएगा √3/8 इंटू पाई, ठीक है। जैसा कि हमने एक छोटे से ग्राफ में समझा चुके हैं उसको। फिर देखिए उसके बाद होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो कॉर्नर हैं जितने भी, इन कॉर्नर पर तो एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, लेकिन प्रत्येक फेस पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। यानी कि नीचे वाले फेस पे एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, ऊपर वाले फेस पे एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। इस साइड वाले लैटिस मतलब फेस पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, उस साइड वाले फेस पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। फिर उल्ली साइड वाले ये जो है इस पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, फिर परली साइड वाले उस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर की डेफिनेशन क्या है, देखिए NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। फिगर में Na को सॉलिड डॉट तथा Cl निगेटिव को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब Na को सॉलिड डॉट से और Cl को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट सेल के कॉर्नर पर स्थित एटम 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है, ठीक है। अतः देखिए इसमें लिखा है कि अतः कॉर्नर पर स्थित एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। मतलब 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त प्रत्येक फेज के सेंटर पर स्थित एटम का 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। मतलब प्रत्येक फेज पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, तो उसका क्या है 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट सेल में 8 कॉर्नर तथा 6 फेज हैं, ठीक है। मतलब 8 तो इसमें कॉर्नर है और 6 कितनी है फेज, एक इस साइड वाली, एक उस साइड वाली, एक नीचे वाली, ऊपर वाली, उल्ली साइड वाली और परली साइड वाली। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, तथा यूनिट सेल में Na पॉजिटिव आयन की संख्या 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, यानी कि जो 8 कॉर्नर हैं उनका 1/8 प्राप्त होगा, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो 6 फेज हैं उन फेज को 1/2 प्राप्त होगा, मतलब उन यूनिट पॉइंट का क्या है 1/2 भाग प्राप्त होगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 से 8 को काटेंगे 1 बचेगा, और 2 से 3 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके आगे की क्या डेफिनेशन होती है।
अब देखिए आगे लिखा है कि अतः एफसीसी के प्रत्येक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स नंबर, तो यदि देखिए क्या लिखा है इसमें, यदि यूनिट सेल के फेज पर स्थित एटम को ओरिजिन माने, अगर वो जो फेज पर स्थित एटम है उसको ओरिजिन माने, तब नियरेस्ट नेबर की पोजीशन निम्न होगी। तो a/2, -a/2, 0, ठीक है। उसके बाद -a/2, a/2, 0, -a/2, -a/2, 0, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ नियरेस्ट नेबर के, ठीक है दोस्तों। ये आपको नोट कर लेने हैं। ये बीच में ना 0 है, ये a/2 नहीं है, 0 है। अब देखिए आगे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितने, 12। इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, a√2/2। 2 से 2 काट देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, √2, यानी कि a/√2 होती है। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, दोस्तों जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो इसमें क्या बता रहा है ये, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 × 4/3 πr³ वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम एंड ABC द साइड ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की साइड है। इन FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए 4r = a√2, r = a√2/4, यानी कि r की जगह क्या है, हम देखिए r की जगह a√2/4 क्या है पुट कर सकते हैं, तब जाके क्या है पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा आपका 16/3 πr³/a³, ठीक है। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, फिर क्या है π/√3√2 बचेगा, कितना बचेगा 3√2। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है वो π/3√2 निकल के आता है। अब दोस्तों ये अभी तक अपना आपका ब्रेविस लैटिस में चल रहा था, ठीक है। ये सब कुछ किस में चल रहा था, ब्रेविस लैटिस में। और अभी क्या है, हम ब्रेविस लैटिस में ही चल रहे हैं, आगे की जो हेडिंग है वो भी ब्रेविस लैटिस में ही होगी। तो एक ये आपकी अलग अलग हेडिंग होती हैं। तो ये तो क्यूबिक सेल और सिंपल क्यूबिक सेल की बात थी। अब इसके बाद आती है बात आपकी लैटिस प्लेन या फिर मिलर इंडाइसिस की। तो मिलर इंडाइसिस अगर ब्रेविस लैटिस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता तो मिलर इंडाइसिस भी आपको उसी के अंदर लिखनी है, अगर शॉर्ट में पूछता है तो उसको अलग लिख देना है। तो अभी फिलहाल हम ब्रेविस लैटिस के अंदर ही चल रहे हैं। अगली हेडिंग है आपकी लैटिस प्लेन या मिलर इंडाइसिस। तो देखिए लैटिस प्लेन मिलर इंडाइसिस में क्या आपका एक डायग्राम ऐसे होता है, ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट होते हैं, ये प्लेन बनाए गए हैं इस पर। तो डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें और देख लें और बना लें, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है। देखिए स्पेस लैटिस में, ठीक है ना, स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट से पास होने वाले पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं। मतलब ये जो अभी डायग्राम आपने देखा है वो स्पेस लैटिस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पॉइंट से पास होने वाले लैटिस पॉइंट जितने भी थे उन लैटिस पॉइंट से पास होने वाले ये बता रहा है, मतलब पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है और वो पैरेलल है, डिस्टेंस इक्वल है, को लैटिस प्लेन कहते हैं। उन प्लेन को क्या कहते हैं, लैटिस प्लेन। दोस्तों जैसे ये जो हैं आपके, ये मान लीजिए कोई स्पेस लैटिस है, ठीक है। इस स्पेस लैटिस में ये जो लैटिस पॉइंट हैं, ये लैटिस पॉइंट, ये जो लैटिस पॉइंट है, इन लैटिस पॉइंट से जो पास हो रहा है यानी कि पास होने वाले पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस, यानी कि पैरेलल बराबर और इक्वल डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस के हर पॉइंट पे बराबर है, इक्वल डिस्टेंस वाले प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं। तो ये जो प्लेन है ना दोस्तों, इन प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। और ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं, और इसको क्रिस्टल भी बोलते हैं और इसको क्या है स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की क्या डेफिनेशन है, इसके आगे की देखो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए हाँ। अब देखिए इसमें लिखा है कि इन प्लेन को डिफरेंट वेज ABCD सिलेक्ट किया जा सकता है। इनको ABCD सिलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इसमें ये दिख रहा होगा आपको ABCD सिलेक्ट किया जा सकता है।
अब उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे मतलब इन लैटिस प्लेन को मिलर इंडाइसिस HKL से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनको HKL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है आपका, देखिए लैटिस प्लेन का क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, माना PA अनुपात QB अनुपात RC के रेशो में है, ठीक है। वेयर ABC आर प्रिमिटिव एंड PQ आर स्मॉल फ्रैक्शन। ABC प्रिमिटिव है और PQR क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन है। नंबर 2 में PQR का रेसिप्रोकल 1/P 1/Q 1/R फाइंड कर लेते हैं, मतलब पहले ये रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब पहले तो ये अनुपात दे रखा होगा आपका क्वेश्चन में, फिर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मतलब P 1/P 1/Q 1/R को स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीगर मतलब इंटीजर HKL में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 1/P 1/Q 1/R को क्या है HKL में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। मतलब 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R की जो वैल्यू होती है वो H अनुपात K अनुपात L होती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या है, 4 पॉइंट में नंबर्स HKL को मेंबर्स लिखा है दोस्तों, मेंबर्स HKL को प्लेन के सेट का मिलर इंडाइसिस कहते हैं। ये जो मेंबर्स HKL है इनको प्लेन का क्या कहते हैं, मिलर इंडाइसिस कहते हैं। जैसे दोस्तों एक आपका क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से, जैसे ये क्वेश्चन है कि इन एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ए लैटिस प्लेन, ठीक है, कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ कितनी है 3a 2b एंड 3c/2 अलोंग 3 एक्सिस के अलोंग डिड्यूस द मिलर इंडाइसिस इन द प्लेन, मतलब मिलर इंडाइसिस का प्लेन फाइंड करना है, डिड्यूस करना है। तो गिवन हमें क्या दे रखा है, P अनुपात QB अनुपात RC इक्वल टू 3a, ये जो वैल्यू है ना वो PA QB RC की दे रखी है, तो इसको अनुपात में लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद PQR की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम क्या कर देंगे उसको, जो ABC है ना उनको कट कर देंगे इससे, PQR को वैल्यू निकाल लेंगे। फिर PQR की वैल्यू निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे 1/P 1/Q 1/R, ठीक है। तो हाँ वैल्यू निकालें, उसके बाद HKL में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि HKL में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए, ये देखा है 1/P 1/Q 1/R को HKL से हम मतलब इसको कह सकते हैं, तो हम इसको HKL में रख लेंगे। फिर ये क्या वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसका अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात क्या आएगा, देखिए अगर हम इसका जो वो आएगा ना LCM कितना आएगा, तो कितना रखें नीचे, जो 3 से भी 2 से भी और 3 से भी कट जाए, तो 6 रख देंगे हम नीचे। तो 6 को जब 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो इसलिए हाँ 2 रख दिया गया है। अगर 6 को 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो -3 रख दिया गया है। अगर 3 को, अब देखिए यहाँ कितना है 6, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें उसकी, तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे तो 4 हो जाएगा। मिलर इंडाइसिस आपके आ जाएंगे 2 3 4, 3 पे बार लगा देंगे क्योंकि 3 की वैल्यू क्या है माइनस है, इसलिए, ठीक है। अब दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसमें भी इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो इंटरसेप्ट की A, 2B, C, ये केवल इसकी ABC की बात कर रहा है। तो PQ और QB RC के अनुपात में रख लेंगे तो ABC, ठीक है। PQR की वैल्यू निकाल लेंगे 1/P 1/Q R में, इसको कन्वर्ट करके इसको भी 1/2 में ले जाएंगे। फिर HKL की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। LCM लेके भाई 2 LCM आ जाएगा इसका, तो ये 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 बार जाएगा, फिर 1 से 2 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा सवाल है। फिर देखिए उसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, ये भी सेम वही है, आपको इसमें मिलर इंडाइसिस फाइंड कर लेने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये A 2A 3B 6C दे रखी है ना, वही इसके इक्वल रख लेनी है। P अनुपात QB अनुपात RC के PQR की वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, HKL में कन्वर्ट कर दें, बात खत्म, मिलर इंडाइसिस आ जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा सवाल आपका ये दे रखा है, ये भी सेम उसी की तरह है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। थोड़ा सा आगे का हिस्सा उसका ये है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ये, इसमें आपका HKL, इसमें जो है ना मतलब ABC की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसमें HKL की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, HKL की। ये बता रहा है ना कि लेटिस कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल आर 1.21 एंगस्ट्रॉन्ग, इसमें एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 1.8 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.97 एंगस्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ए प्लेन हुज मिलर इंडाइसिस, इसके जो मिलर इंडाइसिस है वो ये दे रखे हैं, यानी कि HKL की वैल्यू जो है वो 1, -2, -3 दे रखी है। इसमें HKL की वैल्यू दे रखी है और PQR की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद
अगली बात जो आ रही है इसमें एंगस्ट्रॉम तक की वैल्यू दे रखी है, तो आगे हमें इस क्वेश्चन को और ज़्यादा आगे करना है, ठीक है। यानी कि एंगस्ट्रॉम का मतलब ABC की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे ये कह रहा है कट इंट्रोड्यूस 2.42 एंगस्ट्रॉम अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहली बात तो आपकी जो HKL की वैल्यू दे रखी है वो हमने रख ली इक्वल 1/PQR के, हमने PQR की वैल्यू निकालनी है। PQR की वैल्यू निकालने के बाद में हमने क्या किया, तो P अनुपात QB अनुपात RC रखने के बाद ये वैल्यू आपके आ गई। तो यहाँ पे जो ABC की वैल्यू दे रखी है, देखिए ABC क्यों हमने करा, मतलब सबसे पहली कंडीशन ABC यहीं से स्टार्ट होती है ना, इसमें उल्टा कर दिया हमने, पहले यहाँ से स्टार्ट होते थे यहाँ तक जाते थे, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आए हैं। तो अगले स्टेप में जो वैल्यू दे रखी थी वो ABC की दे रखी थी, ABC की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, PA QB RC इज इक्वल टू 6 इंटू ये ABC की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ABC की वैल्यू पुट करके हमने क्या है मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ और इसके साथ, ये वैल्यू आ गई अनुपात में। लेट L1 L2 L3 विद द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, हाँ इंटरसेप्ट की क्या है लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी L1 L2 को क्या है इसके मतलब बराबर रख लेंगे, तो इनके बराबर रख लेंगे लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू L1/PA आ जाएगा, ठीक है ना। और लैम्डा की दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, तीसरी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और L3 की वैल्यू यानी कि तीनों की लंबाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगली हेडिंग है आपकी कैलकुलेशन ऑफ लैटिस कांस्टेंट। मतलब लैटिस कांस्टेंट की कैलकुलेशन की गई थोड़ी सी यहाँ पे। तो आपको देखिए क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए क्यूबिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट ए इफ रो विद डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये मतलब रो क्रिस्टल की डेंसिटी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या देखा आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम A³ है, मास ऑफ यूनिट सेल रो A³ हो गया, ठीक है। देखिए आगे लिखा है लेट M विद द मोलिकुलर वेट एंड N विद द एवोगाद्रो नंबर, मतलब M मोलिकुलर वेट है और N क्या है एवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। मास ऑफ ईच मोलिक्यूल्स इक्वल टू M/N इफ N विद द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू N इंटू M/N, एक इक्वेशन बन गई आपकी 2, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए जब फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो रो A क्यू इक्वल टू NM/N, A क्यू इक्वल टू NM/ρN, ये रो इसके नीचे ले आएंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A पावर इधर पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या है A की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए उसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी दूसरी नेक्स्ट हेडिंग। तो ये हेडिंग आपकी क्लियर होगी, लेकिन ये अभी हम ब्रेवियस लैटिस के अंदर चल रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ब्रेवियस लैटिस पूछता है तो आपको सब कुछ लिखना है, अभी आगे जो हम कराएंगे वो भी लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है तो केवल इतना ही क्वेश्चन करना है जितना आपने करा था। तो अगली जो हेडिंग होती है दोस्तों वो होती है स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन। तो दोस्तों ये हेडिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है तो सिर्फ यही हेडिंग लिखनी है आपको, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रेवियस लैटिस पूछता है तो जो पीछे बताया वो भी और ये भी सब नोट करना है, ठीक है। ब्रेवियस लैटिस हर साल आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो देखिए स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन के बीच की मतलब स्पेसिंग हमें फाइंड करनी है, यानी कि दूरी हमें क्या है फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे क्या होती है इसमें, तो इसमें लिखा है क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक टेट्रागोनल क्रिस्टल में यूनिट सेल की एज कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की तरह परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। माना OA OB OC क्रिस्टल के ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं, यानी कि OA OB क्या है, अब आगे जो चित्र है उसके बारे में बताया गया सब। पहले आप ये चित्र देख लें, इसमें OA OB OC, ठीक है, इनके बीच की लेंथ A/H C/L B/K, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ये अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, और ये जो पूरा एंगल है ना वो O है, नहीं गामा एंगल है, ये ओरिजिन है आपका। लेकिन ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये नॉर्मल कोई वैसे नहीं, मतलब ये नॉर्मल एक मतलब इस प्रकार से ड्रॉ किया गया ऊपर की ओर, ठीक है ना। ये नॉर्मल ऊपर की ओर ड्रॉ किया गया दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक तो इस प्रकार और फिर दूसरा इस प्रकार, और जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पर वो नॉर्मल ऊपर की ओर होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब इसी की थ्योरी बताई गई है सब, हाँ देखिए यहाँ तक हमने बता दिया। तो अब आगे क्या है, माना OA OB OC क्रिस्टल के ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं, ठीक। नंबर 1, माना ओरिजिन से जाने वाले पैरेलल लैटिस प्लेन का सेट मिलर इंडाइसिस HKL से रिप्रेजेंट होता है।
मतलब ओरिजिन से जाने वाले पैरेलल लैटिस प्लेन का सेट मिलर इंडाइसिस HKL से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि माना ओरिजिन से होकर जाने वाले रेफरेंस प्लेन। तो दोस्तों देखिए आगे क्या होता है इसमें लिखा है, माना ओरिजिन से होकर जाने वाले रेफरेंस प्लेन के अलावा अन्य प्लेन ABC ऑर्थोगोनल एक्सिस के साथ A/H B/K C/L इंटरसेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, माना ON लाइन रेफरेंस प्लेन तथा ABC प्लेन के बीच नॉर्मल है। ON लाइन जो है ना वो नॉर्मल है दोनों उसके बीच। माना ON लाइन क्रिस्टल एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है। माना ON = D दो लैटिस प्लेन के बीच इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बारे में बताया गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा, डायग्राम अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन है। तो देखिए कैलकुलेशन क्या है, कोस अल्फा = D/A/H है। यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन है, देखिए इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है D, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है A/H। तो जब अल्फा एंगल के लिए निकालेंगे तो कोस अल्फा = क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, लाल बटे कक्का साइन कोस, यानी कि आधार बटे कण होता है। तो आधार इसमें क्या है, आधार बटे कण, तो आधार ये है D। ठीक है, और कण क्या है A, और ये जो है लंब है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार कोस बीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस गामा की वैल्यू निकाल ली इन्होंने। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, इन्होंने तीनों की वैल्यू निकालने के बाद कोस, ये फॉर्मूला होता है आपका एक BSc फर्स्ट ईयर और ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का होता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा = 1। इसकी वैल्यू रख देंगे, कोस अल्फा की रख देंगे, कोस बीटा की, कोस गामा की, इनका होल स्क्वायर करके 1। फिर D इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा आपका। फिर DHKL के लिए 1/रूट में आ जाएगा 4 क्यूबिक क्रिस्टल A = B = C। DHKL की वैल्यू निकालेंगे A/रूट में H² K² L²। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद ट्राइगोनल क्रिस्टल के लिए निकालेंगे। जब ट्राइगोनल क्रिस्टल के लिए निकालेंगे तो A = B आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो ABC तीनों इक्वल थे, लेकिन इसमें क्या है A = B। तो इसमें जो वैल्यू आएगी DHKL की 1/रूट में रूट H² प्लस K², ठीक है, /A² प्लस L² C²। यानी कि AB बराबर है, C अलग है, C बराबर नहीं है। इसमें ABC तीनों बराबर थे, तो ABC की जगह, तीनों की जगह A रख दिया और A ऊपर पहुंच गया। ठीक है, रूट से बाहर निकाल के सिंपल है, ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे दोस्तों लिखा है कि सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेनर इन सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में इन सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ABC बराबर होंगी, तो DHKL = A/रूट में H² K²। अब अगर बात करें 100 की, तो दोस्तों 100 के लिए D100 = A/रूट में HKL की जगह, मतलब H की जगह तो L है लेकिन KL की जगह 0 है, तो 0 कितना आ जाएगा, सिंपल है, कैलकुलेशन इजी है। फिर 110 के लिए निकालेंगे तो 110 यानी कि HK की वैल्यू तो 1 है, 1 है, लेकिन L की वैल्यू क्या है 0, तो L की जगह 0 रख देंगे, √2 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में निकाल लेंगे दोस्तों 1 के लिए, फिर निकालेंगे इसका रेशो। तो देखिए 1 के लिए जब निकालेंगे तो तीनों की जगह 1 रख देंगे, A/√3 आ जाएगा। फिर रेशो ऑफ देयर सेपरेशन, तो इनका दो आपस में रेशो के बराबर रख लेंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 और इसकी जो वैल्यू होगी 1/√2 की 0.71 अनुपात 0.58। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, जब बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए निकालेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हमने 100 के लिए निकाला, तो D10 = A/2 आया। इसमें ये थोड़ा सा चित्र बनता है छोटा सा, ये बना लेना आपको। फिर अगले स्टेप में D110 के लिए निकाला हमने, तो D110 के लिए निकाला, A/√2 आ गया। फिर 1 के लिए निकाल लिया हमने, जब 1 के लिए निकाला तो A/√3 आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रेशो निकाल लिया हमने इसका, तो रेशो जब निकाला तो ये आया रेशो ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, 1/2 अनुपात 1/2√2 अनुपात 1/√3, वैल्यू निकाली 0.87 अनुपात 0.61 अनुपात 1। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखा है आपका कि यहाँ तक ब्रेविश लैटिस में लिखना है, न्यूमेरिकल को छोड़कर। न्यूमेरिकल भी नोट कर सकते हैं, वरना जो बीच में न्यूमेरिकल कराए थे उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रेविश लैटिस के बारे में पूछता है तो दोस्तों आपको पूरा लिखना है। बाकी 3 हेडिंग है, यूनिट सेल के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन के बीच में बताया गया है, फिर उसके बाद मिलर इंडाइसिस बताई गई है। तो आप 3 क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे, अगर शॉर्ट में आते हैं तो अलग अलग, अगर लॉन्ग में आता है तो तीनों क्वेश्चन एक ही में कर देने हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक